महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं हाँ उनका फाउंडेशन हम वेद में भी देख पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इट्स नॉट दैट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम महाभारत आउट ऑफ स्क्रैच पूरा क्रिएट हो गया। हाँ उसका कोई हिस्टोरिकल बैकिंग नहीं है। भारत नाम जो है वो बहुत ही पुराना है, हम्म, बिकॉज इन द वेद आप देख सकते हैं देयर वेर द भारता पीपल, जो भरतवंशी के थे। हाँ भरतवंशी। भरतवंशी लोग थे, तो दी भरतवंशी लोग आर एक्चुअली हिस्टोरिकल पीपल। ये कॉन्सेप्ट जो है ये महाभारत में सिर्फ नहीं है, ये यजुर्वेद में भी है। ओके यजुर्वेद में देयर इज अ किंग मेंशन्ड एज धृतराष्ट्र द सन ऑफ विचित्रवीर्य। सो हमारे भारत में ऐसा है कि बहुत बार ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि कौन से राजा थे या कौन सा डायनेस्टी था, उसके बाद कौन आया है, इसके बाद कौन आया है, ये कितने साल शासन कर रहे थे, ये पूरा जो रिकॉर्ड है वो लोग मेंटेन कर रहे थे। और ये स्पेसिफिकली ज़्यादातर रिकॉर्डेड है पुराणों में। सहदेव, उनके बेटे का नाम भी सहदेव था। इट इज़ नॉट द पांडव सहदेव, इट्स अ डिफरेंट सहदेव। ब्रिटिश ने जलाया कम था, दे स्टोल अलॉट। आज तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स चलता है फ्रॉम द सिंगल आइडेंटिटी थिंग विच इज़ द्रविडियन थियरी। श्री कृष्ण का ये हिस्ट्री है कि वो पैदा हो रहे हैं मथुरा में। तो फ्रॉम मथुरा ही इज़ गोइंग टू ब्रज। शूरसेन वंश जो है इट इज़ मेंशन इन द महाभारत। हाँ वाई नॉट यादव, वाई शूरसेन? बिकॉज यादव के ब्रांचेस बहुत हैं, अंधक, वृष्णि एंड सो ऑन, बहुत सारे ब्रांच यादवाज हैं। जरासंध क्यों अटैक कर रहा है बार बार? बिकॉज जरासंध का जो सन इन लॉ है, दामाद, वो है कंस। कृष्ण का जो कलर है इट इज़ इन द कलर ऑफ अ रेन क्लाउड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जो है by birth he is belonging to a Kshatriya family, but he was living the life of ग्वाला। हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है। मैं राहुल सोलंकी एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है चंद्रू रमेश, जो कि एक हिस्टोरियन, इंजीनियर और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हो अपने आपको, कहते हो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई, रिसर्चर, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं ये। इन्होंने एक बुक लिखी है, जिस बुक आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो अगर आप लोग एक पत्थर के नीचे रह रहे हो तो आप लोगों को पता आज लग जाएगा कि इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक में महाभारत और उस टाइम से रिलेटेड प्रूफ्स हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में रिसर्च है कि कहाँ कहाँ क्या क्या एविडेंस है दुनिया में उससे रिलेटेड, और भी बहुत सारी बातें जिनको आज हम अनरिवील करेंगे और रिवील करेंगे कि इनका क्या मानना है और ये किस जर्नी को लेके चलते हैं, किस एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं। तो वही सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो आज, कैसा लग रहा है, और आपको जनरली ऐसे माहौल में जब आपको सब देखते हैं और यही पूछते हैं कि क्या महाभारत सच थी, क्या महाभारत, तो आप कैसे उनको रिप्लाई करते हो शुरू में? वेल, जब महाभारत हुआ है नहीं हुआ है, जब लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं जनरली उनको बताता हूँ द वैरायटी ऑफ एविडेंसेस, कि इसका वर्णन जो है वेद में है, और इसका वर्णन बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर्स और सिक्के, इंस्क्रिप्शंस एंड सो ऑन, बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स में इसके इम्पैक्ट पाए जाते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि इतने सारे फील्ड्स में आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं फॉर दिस महाभारत टेक्स्ट या महाभारत वॉर या महाभारत कैरेक्टर्स। ये मिथोलॉजी नहीं हो सकता है, ये एब्सोल्युटली हमारा हिस्ट्री है। तो हम पर ये तो हो गया कि आप अपने फैमिली को कैसे बताते हो, जैसे आपके मदर को, वाइफ को, आप कैसे ये वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आते होंगे ना कि कैसे सच है, क्यों है सच। मतलब आप उनको बोलते हो कि सिक्के हैं देखो, क्योंकि ये बुक तो पूरा का पूरा ग्रंथ है जिसमें लिखा है, आपने फ़ोटोज़ भी लगाए हैं, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि हमको जनरली हमने अपनी सोशल स्टडीज़ की हिस्ट्री की बुक है उसमें देखे हैं पिक्चर्स, लेकिन उसमें भी हम लोग इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते कि ये जो पिक्चर है वो क्या बता रही है। तो एक ऐसा जो कि हमको पता है लेकिन हमको उसको प्रूफ्स नहीं है, वो हमको ये बुक देती है। लेकिन वो फिर लोग पूछते होंगे आपसे जो कि आपने ये प्रूफ कैसे पता लगाया, या सिक्के हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि म्यूज़ियम्स जनरली ये काम होना चाहिए म्यूज़ियम्स में। तो ऐसा कहीं म्यूज़ियम है जो आपने रेफ़र किया हो, देखा हो, कहाँ है ये? देखिए, मेरे किताब में आई हैव गिवन मोर देन 1000 साइटेशंस, ठीक है, और मैंने जो डेटा पॉइंट्स दिया है, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो कॉल देम एज एविडेंसेस। 300 से भी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के लिए मैंने 1000 से भी ज़्यादा साइटेशंस दिया है। और ये साइटेशंस देखिए, एक एक साइटेशन आप जो पब्लिशर है
मतलब मैंने जाके वो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन कहीं म्यूजियम में, या जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को मैंने दी म्यूजियम में देखा था। साइटेशंस को आसान भाषा में, साइटेशंस को हम बोल सकते हैं इट इज़ समथिंग बट नथिंग बट रेफरेंसेस। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई मेंशन है कि हाँ ये एविडेंस यहाँ पे मिला है, या ये पर्टिकुलर सिक्के यहाँ पे मिले हैं, वो किसी किताब में रेफरेंस रिसर्च बुक में लिखा होगा, हाँ राइट, पब्लिश बाय ईदर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़। तो उनका जो रिसर्च बुक है उसका रेफरेंस मैं देता हूँ कि इस किताब से लिया गया है, जिसके ऑथर ये हैं और इसके पब्लिशर ये हैं, और ये इस साल पब्लिश हुआ है, और इसमें इस पेज नंबर में ये आपको डेटा मिलेगा। एंड एडिशन क्या है, मतलब एडिशंस भी बहुत सारे होते हैं। तो आई हैव गिवन ऑल दैट डेटा कि एक व्यक्ति, मैं जो डेटा दे रहा हूँ, ही डोंट नीड टू क्लोज हिज आइज एंड एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली, ही कैन ऑलवेज गो टू द ओरिजिनल सोर्स एंड वेरीफाई। और सोर्स का क्रेडिबिलिटी भी वो जाके देख सकते हैं कि ये जो किताब है क्रेडिबल है या नहीं है। ठीक है। अब हम जैसे साइटेशंस की बात करते हैं, तो आप क्या वेदास का भी रेफरेंस देते हो अपने? यस। और फिर वेदास का रेफरेंस देने के लिए आपने क्या वेदास सारे पढ़े हैं? ऋग्वेद बोलते हैं ना आप, कौन कौन से वेद होते हैं? और अपने देखिए 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्वण। जनरली लोगों का माइंडसेट होता है कि वेद में वी कैन नॉट फाइंड एविडेंस ऑफ महाभारत, राइट। देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि वेद में महाभारत का वर्णन नहीं है, इसीलिए हम महाभारत को नहीं मानेंगे। कुछ लोगों का वर्णन कहना ये है कि वेद में वैसे भी वर्णन महाभारत का नहीं होगा, बिकॉज वेद का पर्पस वो नहीं था, राइट। अगर आप देखेंगे आरण्य का, संहिता, उपनिषद, एक एक का हर एक का अपना पर्पस रहा है। ट्रू। वेराज जो इतिहास है, महाभारत इज कॉल्ड एज इतिहास सा, करेक्ट। मतलब उसका ये अर्थ है कि इट दस हैपन, इट सो हैपन, मतलब ये ऐसे हुआ था। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कॉल इट। तो ऐसे एक किताब में जो इतिहास का वर्णन कर रहा है, इट वॉज नेचुरल फॉर द पीपल हु कंपाइल द वेदास कि हम इसको वेदा में ना लाएं, इसके लिए अलग किताब दें। बट एट द सेम टाइम उन्होंने उसके रेफरेंसेस इन डिफरेंट सेक्शंस हम देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देवपी शंतनु, जो 2 भाई हैं। शंतनु आपने सुना होगा, राइट? शंतनु महाराज, राजा, हाँ शांतनु महाराज। कुछ लोग शंतनु बोलते हैं, कुछ लोग शांतनु बोलते हैं। एनीवे, तो शांतनु महाराज का जो रेफरेंस है, नाम है, वो महाभारत में पाया जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द वेदा। ओके। शांतनु महाराज के जो बड़े भाई थे देवापी, ही इज़ मैंशनड इन द महाभारत, ही इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द वेदा। दे आर बोथ कॉन्टेम्प्रेरी। शांतनु के बड़े भाई भी थे? हाँ, बड़े भाई थे। ही हैड फिजिकल डिफॉर्मिटीज़। अच्छा। तो इसीलिए वहाँ के सिनेरियो में उनको राजा बनने नहीं दिया गया था, या वो खुद नहीं बने, वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, तो वो नहीं बने। एंड ही लेफ्ट टू द फॉरेस्ट। अच्छा। एंड वो गोज टू द फॉरेस्ट एंड ही बिकम्स अ मेंडिकेंट, जैसे ऋषि मुनि टाइप के बन जाते हैं। देन ही कम्स बैक अगेन टू मीट शांतनु। हाँ, शांतनु। तो जब शांतनु से मिलने जब आते हैं, उस स्टोरी का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। अच्छा, क्या बात है। तो वो मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मेरे किताब में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये देवापी ऑफ द महाभारत एंड देवापी ऑफ द ऋग्वेदा इज डिफरेंट, सेम नहीं है, बट एक्चुअली दे आर सेम। क्योंकि यहाँ पे जो देवापी है महाभारत में, ही इज एक्सप्लेन्ड एज अ भरतवंशी, एज अ कुरुवंशी, मतलब कुरुवंश के हैं, भरतवंश के, दोनों एक ही वंश है। वैरस यहाँ पे जो देवापी हैं ऋग्वेद के, इनका नाम है आर्ष्टिसेना देवापी। ओके। मतलब आर्ष्टिसेना गोत्र के वो व्यक्ति है। तो अभी ये कैसे हो गया, राइट? हाँ। लोग पूछेंगे नहीं डिफरेंट है भाई, देवापी ऑफ द ऋग्वेदा एंड देवापी ऑफ द महाभारत इज डिफरेंट, एंड देयरफॉर महाभारत का वर्णन, महाभारत कैरेक्टर्स के वर्णन वेदों में नहीं है, ये अलग व्यक्ति है। ट्रू। ऐसे लॉजिक बताएगा। बट क्रिटिकल थिंग हियर इज दैट हमें लिटरेरी रेफरेंसेस हम देख सकते हैं कि देवापी गोज टू अ प्लेस टू डू तपस्या, एंड उसी जगह पे आर्ष्टिसेना नाम के ऋषि ने, राइट, आर्ष्टिसेना नाम के ऋषि ने वहाँ पे तपस्या किया था। और देवापी वहाँ पे जाते हैं एंड ही एक्सेप्ट्स आर्ष्टिसेना एज हिज गुरु फ्रॉम हिज माइंड। मतलब फिजिकली तो उन्होंने उनसे मिला नहीं है, बट जहाँ पे वो तपस्या हो रहा था उसी जगह पे जाके ही एक्सेप्ट्स हिम कि हाँ इसी जगह पे उन्होंने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो किया है, एंड आई एम एक्सेप्टिंग हिम एज माई गुरु, बिकॉज वैसे भी राज्य छोड़ चुके हैं, राइट? तो वैसे भी राजा बन नहीं सकते, तो मैं एक अच्छा मेंडिकेंट ऋषि मुनि बन जाता हूँ। तो ही बिकम्स दैट एंड ही एक्सेप्ट्स दैट गोत्रा चेंज होता है। ट्रू। जनरली देखिए गोत्रा चेंज नहीं होता है, बट गोत्र तब चेंज होता है जब एक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइन में आता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ इंडिया में देखेंगे, बहुत बार पूछते हैं गोत्र क्या है तुम्हारा। हाँ, पूजा, जब पूजा हवन होता है तब भी पूछते हैं। हाँ, तो जो वैष्णव होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं अच्युत गोत्र हूँ।
मैं भगवान कृष्ण के गोत्र, मतलब ये फैमिली लिनिएज से मैं छोड़ रहा हूँ, मैं भगवान के गोत्र से अपने को कनेक्ट कर रहा हूँ, अच्युत गोत्र। बहुत सारे जो फॉरेन से जो भक्त आते हैं कृष्ण के, वो जनरली उनको गोत्र पता नहीं होता है। हाँ। उनका हिस्ट्री तो इतना लॉन्ग है नहीं। हाँ। सो 1000-2000 ऐसे साल ही उनके रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिल पाते हैं इन मेनी केसेस। तो वो लोग जब जाते हैं, दे से गोत्र इज अच्युत गोत्र। ओके, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अच्युत मीन्स भगवान कृष्ण। अच्छा। मैं अपने कृष्ण के गोत्र में उनके इसमें से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि गोत्र बेसिकली क्या होता है, और जो वैष्णव है उसका अर्थ वो भी सेम ही है? वैष्णव मीन्स विष्णु या कृष्ण, हाँ। राम के भक्त। हाँ। ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, गोत्र का 2 अंडरस्टैंडिंग है। मतलब एक जनरल गोत्र होता है कि सेमिनल लीनिएज। ठीक है, हाँ, लीनिएज होती है, जो अपने पेरेंट्स के थ्रू आपका जो लाइन आता है वो होता है गोत्र। बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द गोत्र व्हिच इज द स्पिरिचुअल लीनिएज। ओके। कि व्यक्ति जब स्पिरिचुअली अपने को प्रोग्रेस कर रहा है, सोचता है कि मैं ये मटेरियल गोत्रा से छोड़ रहा हूँ बाहर, मैं स्पिरिचुअल गोत्रा ले रहा हूँ। ये आज भी हम देख पाते हैं बहुत बार। क्या होता है मंदिर में जो जैसे फॉरेन का कोई भक्त आ रहा है, वो बोलता है कि मैं अच्युत गोत्र का हूँ। या इंडिया के भी बहुत सारे जो जिनके प्रॉपर गोत्र होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं अच्युत गोत्र से बिलोंग कर रहा हूँ। तो कोई सेरेमनी होती है रिलीजियस? नहीं, सेरेमनी नहीं होती है। ये बस बिकॉज ऑफ कर्म ऐसे हो जाते हैं। दे एक्सेप्ट इट हाँ। कि हाँ मैं इस गोत्र से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं अपने मटेरियल गोत्र को गिव अप कर रहा हूँ। ओके। बिकॉज उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ देवपी भी कुरु वंश के थे, राइट, भरत वंश के थे, बट ही गेव अप दैट आइडेंटिटी ऑफ कुरु वंश, भरत वंश, अपने को आष्टी सेना वंश से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका पूरा हिस्ट्री है हमारे स्क्रिप्चर्स में, कैसे वो आष्टी सेना जहाँ पे तपस्या कर रहे थे, वहीं पे जाके इन्होंने भी तपस्या किया, एंड ही टुक अप दैट आइडेंटिटी ऑफ बीइंग द आष्टी सेना गोत्रा। इसीलिए उनका रेफरेंस ऋग्वेद में पाया जाता है कि ही इज अ आष्टी सेना गोत्रा। ओके। ये दोनों इंटरेस्टिंगली कॉन्टेम्पररी हैं। कॉन्टेम्पररी का मतलब है दोनों एक ही पीरियड के। हाँ। एक ही पीरियड के, मतलब ये जो देवपी शंतनु ऑफ द ऋग्वेद एंड द देवपी शंतनु ऑफ द महाभारत। अच्छा, समझ रहे, मतलब देवपी शंतनु दोनों एक ही पीरियड के हैं ऋग्वेद में। बिकॉज ये देवपी क्या आता है कि ही कम्स बैक टू द पैलेस ऑफ शंतनु एंड ही इज मीटिंग हिम। राइट। इनके लिए यज्ञ पूजा वगैरह कराते हैं, ऋग्वेद में लिखा है। महाभारत में ये भाई हैं। हाँ। पर वेद में क्या होता है, ही बिकम्स अ प्रीस्ट टू शंतनु। इसलिए हाँ, इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं कि डिफरेंट है। बिल्कुल। बट ही हैज कन्वर्टेड हिज गोत्रा। हाँ, लेकिन अच्छी बात और प्रूफ वाली बात तो यही है, साइटेशन वाली बात तो यही है वेदास के थ्रू, कि आप ये रेफरेंस पता लगा पा रहे हो कि शांतनु और देवपी हैं, उनका रिलेशन है। तो देन ऑन टॉप ऑफ इट आपने ये बोला है कि अच्छा जब ये है तो इसका मतलब महाभारत का भी ओरिजिन है। या इसका मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ कि महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं, हाँ, उनका फाउंडेशन हम वेद में भी पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इट्स नॉट दैट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम महाभारत आउट ऑफ स्क्रैच पूरा क्रिएट हो गया। हाँ। उसका कोई हिस्टोरिकल बैकिंग नहीं है। उसके पहले वाले लिटरेचर वेद में भी उसका रेफरेंस है, उसके बाद वाले लिटरेचर बुद्धिस्ट में भी उसका वर्णन है। ओके। तो ये बीच में सैंडविच्ड है, ये झूठ नहीं है। हाँ, अच्छा, उससे पहले हो सकता है मैंने आपके इंट्रो के साथ कुछ वो कर दिया हो, मतलब तो आप कैसे अपने आप को जब आप देखते हो या सोचते हो कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि आई एम a software engineer who by passion turned into history. Okay. Right, I see myself as a person who wants to bring out the history of this land. ये बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोगों का एक पैशन, एक क्रेज़, एक सीरियसनेस हिस्ट्री के प्रति नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए इन इजिप्ट में एक इजिप्टोलॉजिस्ट बनना, नॉट ओनली इन इजिप्ट, इन द एंटायर वर्ल्ड, अगर आप इजिप्टोलॉजिस्ट बन जाते हैं, इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड थिंग। अरे यार ये तो इजिप्टोलॉजिस्ट है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे लोग इजिप्ट में जाके इजिप्टोलॉजिस्ट बनना या वहाँ पे फील्ड वर्क करना बहुत ही रेप्यूटेड समझते हैं। बिल्कुल। पर इस भारत में ऐसा है कि इंडोलॉजिस्ट बनना कोई प्राइड का मैटर नहीं है। वैसे इंडोलॉजिस्ट शब्द भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज द वर्ड या इट इज डिराइव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स। ओके। क्योंकि इंडिया या इंडो ये वर्ड पूरा ग्रीक्स ने हमें दिया, ये हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है। सो इंडोलॉजिस्ट भी वैसे प्रॉब्लमेटिक टर्म है, बट फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्म हम उसको यूज़ कर रहे हैं। भारत इज द रियल नेम ऑफ दिस कंट्री। हाँ, तो ये भी आपके बुक का भी आपने एक्सप्लेन किया है कि महाभारता क्यों नाम है, और हमारे भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत है, तो इसके पीछे ये दिया किसने हमें, और हमारे वेदास या कहाँ है, स्क्रिप्चर्स में कैसे रेफरेंस है इसका, और हम फिर हमने मूव ऑन कैसे कर दिया इस भारत नाम से? या मूव ऑन ऐसे किया, जैसे इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझाऊँ, भारत नाम जो है वो बहुत ही पुराना है। बिकॉज इन द वेद आप देख सकते हैं देयर वेर द भारता पीपल, जो भरतवंशी के थे। हाँ, भरतवंशी लोग थे। तो दी भरतवंशी लोग आर एक्चुअली हिस्टोरिकल पीपल।
दे आर नॉट इमेजिनरी क्रिएटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, दे वर एक्चुअली एक्सिस्टिंग इन द डिस्टेंट पास्ट. तो ये भरतवंशी लोगों के बेसिस पे ही ये मतलब मल्टीपल एंगल्स है. एक एंगल है कि भरतवंशी लोग दे वर वेरी पावरफुल एंड देयरफॉर दिस रीजन गॉट द नेम एज भारत. एक और पर्सपेक्टिव था कि जो भरतवंशी लोग थे दे वर द डोमिनेंट किंगडम फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड मेनी किंगडम्स वेर सबसर्विएंट और रिपोर्टिंग टू देम, राइट, लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर. तो इसके लिए भी हम वी कैन कंजेक्चर कि इसके कारण भी इसका नाम भारत हुआ होगा. और एक रीज़न है देयर वेर किंग्स एटलीस्ट वन जिनका नाम था भरत. यस. सो भारत मीन्स उनसे भी ये नाम और देख सकते जिन शांतनु की हम बात करी थी देवयापी और शांतनु, तो वो शांतनु आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं हमारे कि उनका कैसे रोल था महाभारत में? वेल शांतनु का महाभारत में कोई रोल नहीं था. मतलब कैसे उनका आगे के जो फैमिली ट्री है वो चला. तो शांतनु से हम देख सकते हैं ना इवेंचुअली ये जो पांडव कौरव सबका हिस्ट्री उन्हीं से कनेक्ट होता है. नहीं आप एक बार हल्का सा एक इंट्रो बता दो फैमिली ट्री के. शांतनु फिर ये आए फिर वो आए ताकि हमको एक कनेक्शन मिल जाए कि ये आगे ऐसे फैल रहा है ट्री. या सो शांतनु से क्या होता है कि देयर इज वन लीनिएज कमिंग फ्रॉम शांतनु गोइंग टू विचित्रवीर्य. राइट. विचित्रवीर्य इज द फादर ऑफ धृतराष्ट्र. और एक लीनिएज है टू भीष्मा. वो लीनिएज कंटिन्यू नहीं होता है. भीष्मा इज अ ब्रह्मचारी. वो ब्रह्मचारी लेते हैं. ही डजंट मैरी एंड सो ऑन. तो इनका जो लीनिएज है विचित्रवीर्य एंड देन धृतराष्ट्र. हाँ, उसके आगे धृतराष्ट्र आ जाते हैं फिर वो तो फिर क्लियर है. सो शांतनु महाराज के एक लाइन है विचित्रवीर्य. तो वहाँ से आते हैं पांडव कौरव. शांतनु के एक लाइन से भीष्म आते हैं जो कंटिन्यू नहीं होता है. सो ये जो पांडव कौरव का लाइन है, राइट, उसी लाइन से पूरा जो महाभारत वॉर जो है, महाभारत जो है पूरे इनके बीच में हो रहा है. ये महाभारत इसलिए बोला जा रहा है कि भरतवंशी के बीच में एक महायुद्ध है. महाभारत इस एंगल में बोला जाता है. और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि विचित्रवीर्य एंड हिज सन धृतराष्ट्र, मतलब इन अदर वर्ड्स धृतराष्ट्र द सन ऑफ विचित्रवीर्य, ये कॉन्सेप्ट जो है ये महाभारत में सिर्फ नहीं है, ये यजुर्वेद में भी है. यजुर्वेद में देयर इज अ किंग मेंशन्ड एज धृतराष्ट्र द सन ऑफ विचित्रवीर्य. क्या बात है. एंड यजुर्वेद में जो धृतराष्ट्र सन ऑफ विचित्रवीर्य है ही इज ऑल्सो अ कुरु किंग. यहाँ पे महाभारत में भी जो धृतराष्ट्र है ही इज ऑल्सो अ कुरु किंग, राइट. एंड यहाँ के जो धृतराष्ट्र हैं ही इज अ भरतवंशी, महाभारत के धृतराष्ट्र. कि बहुत बार हम देख सकते हैं कि उनको हे भारत ऐसे भारत के नाम से बुलाया जाता है, विच मीन्स हे भरतवंशी धृतराष्ट्र को बुलाया जाता है. एंड यजुर्वेद में भी उनका नाम भरतवंशी राजा मतलब भारत किंग ऐसे एंगल में ही उनको भी बताया गया. सो बेसिकली हम और कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकते हैं हिस्टोरिकली हु वाज धृतराष्ट्र सन ऑफ विचित्रवीर्य बिलोंगिंग टू द कुरु एंड भरतवंशा. ये एक ही है. महाभारत के धृतराष्ट्र एंड यजुर्वेद के धृतराष्ट्र दे आर एब्सोल्युटली द सेम पर्सन्स. इस एंगल में भी हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रिएशन नहीं है, मतलब एक मिथोलॉजी नहीं है कि यू नो कोई व्यक्ति इमेजिनरी था धृतराष्ट्र, उसको क्रिएट किया गया था, ऐसा नहीं है. इसका वर्णन वेद में भी है. जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ फैमिलीज़ में होता है कि कोई पंडित जी आते हैं, राय जी बोलते हैं कि वो आते हैं और हमारी फैमिली का उनके पास पूरा लिखा होता है कि ये इसके बाबा थे या ये इतने लोग चले इस गांव में, इतने सारे लोग हैं. वो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखते हैं. उनकी पूरी फैमिली का यही काम होता है कि वो इन पूरे तो क्या पुराने टाइम में भी ऐसा होता था कि इन राजाओं की इनकी पूरी फैमिलीज़ की रिकॉर्ड कहीं मेंटेन रहते थे, और अगर होते भी थे तो अब कहाँ है वो? सो हमारे भारत में ऐसा है कि बहुत बार ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि कौन से राजा थे या कौन सा डायनेस्टी था, उसके बाद कौन आया है, इसके बाद कौन आया है, ये कितने साल शासन कर रहे थे, ये पूरा जो रिकॉर्ड है वो लोग मेंटेन कर रहे थे. और ये स्पेसिफिकली ज़्यादातर रिकॉर्डेड है पुराणों में. और ये लोग होते कौन थे जो ऋषियाँ, मतलब दे वर अ ग्रुप ऑफ लाइक अ फैमिली ऑफ सेजेस. मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सेजेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्क्रिप्चर्स या एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता था कि आप इसको टेक केयर करिए, इसको पूरा रिकॉर्ड करिए. क्यों मिलता था उन्हें वो? उनकी क्या स्पेशलिटी थी कि वो डॉक्यूमेंटेशन? उनकी स्पेशलिटी ये थी बिकॉज दे वर डेडिकेटेड फॉर दैट पर्पस. बिकॉज उनका ऐसा नहीं था कि दे वर गोइंग टू डू बिजनेस और दे आर गोइंग टू डू रूलिंग और समथिंग लाइक दैट. दे आर लाइक प्रीस्टली फैमिली. प्रीस्ट ही उनका काम है, प्रीस्ट में ही उनको पूरा जीना है. सो दे यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ कि हाँ हम इस फैमिली के इस ऋषि से हम कनेक्टेड हैं, हम पूरे फैमिली वी विल टेक केयर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ स्क्रिप्चर्स. और क्या आपको लगता है कि वो लोग थोड़ा विशेषण मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते होंगे? वेल इन वंशावली में देयर इज़ नो नीड टू
बढ़ा चढ़ा के लिख के उनको मिलेगा क्या? हाँ लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये राजा आए थे, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था, ये जो सीक्वेंस क्रोनोलॉजी बता अच्छा रहे हैं वो तो सिर्फ उसमें हाँ बढ़ा चढ़ा के उनको मिलने वाला क्या है? ट्रू। व्हाई वुड दे डू दैट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और वो तो जस्ट रिकॉर्ड भी है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई वुड दे डू दैट? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट यू थिंक? अगर इन केस कि वो जैसे किसी राजा का राज्य चल रहा है और उस राजा ने ऐसे बोल दिया कि थोड़ी हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी, आगे के आने वाली जनरेशन हमारे बारे में थोड़ा अच्छा सोचेगी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा खातिरदारी कर दी कि तुम्हारी फैमिली को हम अच्छा खाना या कुछ भी पहुंचा देंगे और भिक्षा अच्छी दे देंगे और इसलिए तुम अच्छा लिख देना हमारे बारे में। सो अच्छा लिखना दैट इज डिफरेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्यों वंशावली क्यों लिख रहे हैं? हाँ मतलब जो क्रोनोलॉजी है कि इस राजा इतने साल में इसका शासन था, उसके बाद ये राजा आया था, उसके बाद ये राजा आया था, हाँ व्हाई वुड दे डिस्क्राइब इट एंड व्हाई वुड दे गिव सो इम्पोर्टेंस टू इट कि हाँ इसको नोट करके रखना है, हाँ वो राइट? हाँ। सो कोई भी राजा चाहे उसको फंडिंग भी करे, व्हाई वुड दे चेंज द इयर्स व्हिच इज कि हाँ इतने साल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पर्पस नहीं है। सो द रियल डील इज पुरानास में इसको नोट किया गया था फॉर द पर्पस कि अभी फ्यूचर में जो जनरेशन्स आएंगे उनको दे विल बी क्लूलेस ऑफ द हिस्ट्री, हाँ तो उनको दिखाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे देयर इज़ द हिस्ट्री ऑफ द बृहद्रथा डायनेस्टी। ओके पुराणास में बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियर है कि बृहद्रथा डायनेस्टी से ही हम सोचते हैं कि महाभारत वॉर हुआ है तो भरतवंश का हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन रियलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है बृहद्रथा डायनेस्टी। ओके बृहद्रथा है कौन? बिहार में जो मतलब उस टाइम पे बिहार नाम तो नहीं था, मतलब इन आज के स्टेट बिहार, उस एरिया में राजा थे जिनका नाम था जरासंध। हमने जरासंध सुना बहुत है। से लोगों ने सुना होगा। जरासंध इज द वन हु गेव रेगुलर कंपटीशन एंड फाइट्स टू कृष्णा, बार बार मथुरा अटैक करते थे। तो जरासंध जब बार बार अटैक करते थे देन कृष्णा के साथ उनका युद्ध हुआ। एक दिन जरासंध वाज किल्ड, ऑफ कोर्स ही वाज किल्ड बाय भीम, बट एक दिन जरासंध का मृत्यु होता है। फिर सहदेव, उनके बेटे का नाम भी सहदेव था, इट इज़ नॉट द पांडव सहदेव, इट्स अ डिफरेंट सहदेव। सो ये जो सहदेव है ही वॉज नॉट सो इनिमिकल टूवर्ड्स द पांडवाज और कृष्णा। तो इनका जो लिनिएज है सहदेव का, इस सहदेव का, ये है बृहद्रथा डायनेस्टी। ओके तो ये बृहद्रथा डायनेस्टी का लिनिएज से ही कलयुग का हिस्ट्री शुरू हो रहा है पुराणों में। अच्छा यहाँ से मैप करके आप जाएंगे, आपको पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाता है कि भारत में क्या चल रहा है बिफोर द गुप्ता पीरियड, बिफोर द मौर्य पीरियड एंड सो ऑन। बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक है। उससे महाभारत के टाइम के आसपास या महाभारत के टाइम में ही कितनी डायनेस्टी थी? महाभारत के टाइम में अगर आप देखेंगे द महाभारत स्पीक्स ऑफ अराउंड 70 इफ आई एम प्रिसाइज, क्योंकि सम डायनेस्टीज वर लाइक काइंड ऑफ बाइफर्केटेड फ्रॉम वन। सो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 72 to 76 के बीच में या 75 के बीच में उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और कौन कौन, जैसे जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उन 72? एक आप जानते हैं कुरु, यदु तो आप जानते होंगे, जो कौरव हैं, यदु तो यादव हैं, ये हम जो कृष्ण जिनको लीड करते थे, और कुरु ये जो अपना जो मेन भरतवंशी है, क्या नाम था? दुर्योधन। हाँ दुर्योधन, पंच पांडव हो गए। ठीक है, तो ये हो गया भरतवंश। देन वी हैव द यदुवंश। उसके अलावा और कुछ वंश का मैं नाम बोल सकता हूँ। एक है मत्स्य से, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ इन ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ओके ठीक है, और दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ये पांडव दे वर गोइंग फॉर हाइडिंग फॉर 1 year, अज्ञातवास। हाँ अज्ञातवास। तो ये मत्स्य जनपद में जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने वो भेष बदला था, जैसे अर्जुन वो सिखाते थे, नृत्य सिखाते थे, नृत्य। या अच्छा, दैट इज अ प्लेस। तो एक मत्स्य जनपद है। इसका वर्णन वेद में भी है, मत्स्य पीपल। ओके। तो और मत्स्य पीपल किस लिए फेमस थे? मत्स्य मुझे लग रहा है मछली से रिलेटेड है कुछ। या बिकॉज दे वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णुस इनकार्नेशन एज मत्स्य। ओके, लार्जली स्पीकिंग। ठीक है, और इसके अलावा देयर वर दिस अंगराज करना। ओके। वो ईस्टर्न बिहार एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, मतलब आज के वेस्ट बंगाल के नॉर्थ जो पोर्शन, ऐसे कुछ रीजन्स को वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे। सो ये हो गया अंगराज करना। उसके बाद देयर इज़ वन विच इज़ गंधार, जो बन गया कांदाहार एंड लाइक दैट। देयर इज़ वन ऑल्सो कश्मीर भी वॉज किंगडम। तो गंधार एक इंडिया में भी है, एक बाहर भी है ना शायद? आपने कहीं? नहीं, गंधार जो है इट वाज क्लोजर टू इंडिया। अच्छा। और उनका दे माइग्रेटेड सर्टेन एरियाज टुवर्ड्स द वेस्ट।
मतलब आज के मॉडर्न डे इंडिया से पास में थे और थोड़ा वो माइग्रेट हुए हैं टुवर्ड्स वेस्ट, सो दैट एरिया बिकेम कांदाहार। ओके। और इसके अलावा ये लोग अपनी आर्मी मतलब आर्मी वगैरह लेके आते थे या क्या डायनेस्टी कैसे इन्वॉल्व होती थी किसी महाभारत टाइप के युद्ध में, इस टाइप की वॉर में कैसे क्या क्या रिसोर्सेज शेयर करते होंगे या इन रिसोर्सेज के बारे में कोई मेंशन? रिसोर्सेज जैसे मेनली दे वर डूइंग अलायंसेस कि हाँ, जैसे यू कैन सी डिफरेंट किंग्स हैड द रूल ऑफ लीडिंग द अक्षोनीज। अक्षोनी इज़ लाइक अ मेगा यूनिट, ओके, ठीक है, जैसे एक मिलिट्री यूनिट है, तो एक एक अक्षोनी को एक बड़ा वॉरियर लीड करेगा। वन अक्षोनी फॉर एग्जांपल वाज लेड बाय जयद्रथा, एंड जयद्रथा वाज द किंग ऑफ सिंधु सौवीरा। सिंधु जो है आज का जो सिंध प्रोविंस है, हाँ, तो ही वाज लीडिंग दैट, सो ही वाज लीडिंग लाइक अ कॉन्फेडरेशन ऑफ किंगडम्स, ओके, रूल कर रहा था। सो लाइक दैट, एंड डिफरेंट किंग्स हैड डिफरेंट रीजन, मतलब एक पावरफुल किंग रहेगा एंड सराउंडिंग सब किंगडम्स को वो कंट्रोल में रखेगा, एंड दे विल शेयर द रिसोर्सेज। और एक किंगडम विल बी एक्सपर्ट इन एलिफेंट वॉरफेयर, दूसरा एक्सपर्ट होगा हॉर्स वॉरफेयर में, तो वैसे दे विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड प्लानिंग इफेक्टिवली एंड फाइटिंग। मतलब हम डिटेल में इसके बारे में बहुत बात कर सकते हैं, बट इन जनरल ये है कि दे वर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ अलायंसेस, और जैसे यू नो डूइंग पॉलिटिक्स एंड ब्रेकिंग द अपोजिट अलायंस, सेंडिंग स्पाइज, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब किसकी तरफ ज़्यादा क्या कह सकते हैं राज्य थे, डायनेस्टीज थी? डायनेस्टीज अराउंड 25, 26 या 27 के आसपास पांडव के साइड में थे, ओके, एंड कौरवों के साइड अराउंड 46, 47 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। दैट मेनी किंगडम्स वर ऑन दी कौरव साइड। और वॉर में वाकई में फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन योर साइड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। बट अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, एंड जैसे भगवान श्री कृष्ण आपके साइड में खड़े हैं, तो इन यत्र योगेश्वर कृष्ण गीता में आता है कि कहाँ पे इस पे आएंगे। ये महाभारत का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको हम वॉर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वेदास पे चलते हैं। तो हमारे 4 वेद होते हैं, उन वेदास आपने वेद को कैसे रीड किया, कैसे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया? क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में हम मूव करते जाते हैं अलग अलग लोकेशन से, ऊपर साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, तो क्या लगता है आपको अलग अलग वर्जन्स रहते हैं वेदास के? देखिए, वेद जो है स्टैंडर्ड है। वेद जो है देयर इज़ नो लाइक यू नो एक एरिया पे जाएंगे डिफरेंट वेदा है और दूसरे एरिया पे डिफरेंट वेद है, ऐसा नहीं फ़र्क पड़ता। वेद जो है इट इज़ अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट थ्रू आउट। ठीक है। जो भी सबसे बड़ा एंटी हिंदू स्कॉलर भी है वो भी वेद को बहुत ही पुराना मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मैक्स मुलर जो बहुत ही हाईली critical था about the Hindu religion and so on, and he was in many ways substantial in creating the race theory कि आर्यंस अलग रेस है and so on। वैसा व्यक्ति भी वेदों को डेटिंग करता है 3500 years back। ओके। सो मतलब जनरली लोग मानते हैं, चाहे वो कितना भी एंटी हिंदू स्कॉलर हो, वो वेदों को मानता है कि वेद बहुत ही पुराना है 3500 years, एंड जनरली वो एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लिटरेचर में इसको माना जाएगा। आई मीन इट्स एक्सेप्टेड कि इट इज़ वेरी एंशिएंट। हाँ, और आपको एक जैसे हमने सुना है, नरेशन है, ये फैक्ट भी है कि जब अंग्रेज़ों ने हम पे अंग्रेज़ गए थे जब, तो वो हमारी तक्षशिला कौन सी थी वो लाइब्रेरी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी? कुछ थे, एक था नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, हाँ, and so on। तो ये सब इंटेंशनली जला के गए थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे सीक्रेट्स हैं ऐसे जो ब्रिटिश ने जलाया कम था, दे स्टोल अ लॉट। अच्छा, मतलब ब्रिटिश, आज के ब्रिटिश नहीं, उस टाइम के जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स थे, हाँ, तो कॉलोनियल ब्रिटिश ने बहुत लेके गए हैं भारत से, एंड दे हैव रिस्टोर्ड, आई मीन केप्ट इट लॉट ऑफ इट इन देयर म्यूजियम्स इन द यूके। और उनका whereas ये जो इन्वेजन्स हुए थे ड्यूरिंग दी 13th century 14th century, उस टाइम के जो इन्वेजन्स में जलाया ज़्यादा गया है। ओके। और इन्वेजन्स बाय मुगल्स, फॉर एग्जांपल मुगल्स के पहले ही ये जलाना, ये तो पहले से शुरू हो चुका है। पर क्यों जला रहे हैं कि दूसरे की? इसलिए बिकॉज दे थिंक कि ये बहुत ही लोअर रिलीजन है, या जैसे फॉर एग्जांपल उनके माइंडसेट में ये इसको फॉलो करने वाला बहुत ही निम्न स्तर का है। ओके। और दे वांट टू अपना कल्चर को वहाँ पे लाने वाले, इसलिए रीसेट करना, दे वांट टू ब्रिंग इट, रीसेट कर रहे हैं वो एक तरीके से। तो आई मीन इट इज़ एन अप्रोच कि व्हेन यू आर कमिंग टू अनदर कंट्री, तो अगर आप उस कंट्री को सिर्फ एंड सिर्फ आप
रूल करेंगे और लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो फिर उनको पूरी तरह से रूल करना मुश्किल है। सो कन्वर्ट कर दो, सबका एक ही माइंडसेट में हम साथ जी सकते हैं, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जैसे हम बता रहे हैं, जब वो ब्रिटिशर्स जब बाहर गए यहाँ, तो क्या क्या था, किस किस टाइप का लिटरेचर वो हमारे यहाँ से लेके गए जो उनको वैल्यूएबल लगा? तो क्या लगता है आपने कैसे पता लगाया कि क्या क्या वैल्यूएबल था जो आज मिसिंग है, और होता तो क्या चेंजेस हो सकते थे? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो लेके गए हैं और अगर हमें पता भी नहीं है क्या लेके गए हैं, हाँ, तो उसके बारे में हम डिस्कस भी कर नहीं सकते, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक में आया नहीं होगा। हाँ, जैसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं फ्रॉम पब्लिक एक्सेस, ओके, लिटरेचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स भी बहुत सारे हैं ऐसे जो पब्लिक एक्सेस के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। वो दूसरे कंट्री से लेके जाते हैं एंड दे कीप इट विद देमसेल्व्स एंड दे डोंट अलाउ द नेटिव्स आल्सो टू कम एंड सी कि वो क्या था। ट्रू, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। सो प्रॉब्ली हमारे गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए दैट दे डू अ थरो रिसर्च कि हमारे आर्टिफैक्ट्स कहाँ किस किस कंट्री में फंसे हुए हैं, हमारे लिटरेचर्स किस किस कंट्री में कहाँ पे फंसे हुए हैं, सबका एक लिस्ट बनाओ, उस कंट्री में एम्बेसी के थ्रू एक्शन लो और वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालो। डज दे अंडरस्टैंड? ऐसा था कि कोई ब्रिटिश या कोई उन लोगों के पास हायर अथॉरिटी में कोई ऐसा था जो उसको पता थी वैल्यू कि ये वाकई में नॉलेजेबल आइटम है, या फिर वो जस्ट इकट्ठा करने के मारे ले गए? मतलब कि कुछ लोग थे, दे वर रिस्पेक्टफुल एंड दे वर, बट किसी का भी कंप्लीट रिस्पेक्ट नहीं था कि दे वर कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियन माइंडसेट कि यू नो वी आर कमिंग हियर टू कॉलोनाइज एंड कन्वर्ट। अच्छा, तो कन्वर्ट तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो चलो कम से कम कॉलोनाइज कर लेते हैं, ना जितना हो सके यहाँ से वेल्थ ले लेते हैं, इन लोगों से टैक्स करवाएंगे, इन लोगों को स्टार्व करवाएंगे, जितना मैक्सिमम हो सके वी विल टेक फ्रॉम दिस कंट्री। और उस तो एक तो ये हो गया कि एक तरीके से अब ऐसे भी बोलते हैं कि नॉर्थ साइड को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने, ब्रिटिश नॉट एग्जैक्टली। तो क्या सीन है? एक्चुअली देखा जाए साउथ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है ब्रिटिश कॉलोनियल्स का। आज तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स चलता है फ्रॉम द सिंगल आइडेंटिटी थिंग विच इज़ द्रविडियन थियरी कि यू नो, जैसे आप वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज भी देख लीजिए, सबके नाम में द्रविड़ा आता है, सबके नाम पे द्रविड़ा आता है। तो ये द्रविड़ा नाम जो है इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी एंशियंट द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन बोलना भी एक टेक्निकली ट्रिकी है, शायद गलत है एक्चुअली, कि द्रविडियन जो शब्द है इट इज़ ऑल्सो डजंट फाइंड एनी ऑरिजिन्स इन तमिल, जो सबसे ओरिजिनल साउथ इंडियन। हमारे तो उस राष्ट्रगान में भी आता है, वो संस्कृत है। अच्छा, वो संस्कृत। मैं बात कर रहा हूँ कि जो तमिल लैंग्वेज है वहाँ पे द्रविड़ शब्द नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ओके, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। तो अगर वहाँ का पॉलिटिक्स एक एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ और एंटी संस्कृत के बेस पे अगर बिल्डअप हुआ है, तो संस्कृत शब्द को आप कैसे ले सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम को कैसे रख सकते हैं? हाँ, दैट इज़ माई आर्ग्यूमेंट। ट्रू, राइट। सो द्रविड़ शब्द जो है इट इज़ प्योरली अ संस्कृत वर्ड। राइट। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली शंकराचार्य जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, फेमस थे, इम्पैक्टफुल थे इन रिस्टोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सनातन धर्म इन इंडिया, वो अपने को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो बोलते हैं कि आई एम द्रविड़ शिशु, मतलब द्रविड़ रीजन का मैं बच्चा हूँ, मतलब इस रीजन में बड़ा पला हुआ हूँ। सो द्रविड़ जो है इट वॉज नेवर अ रेशियल आइडेंटिफिकेशन एज सच। ओके, रेस के बेसिस पे नहीं था, वो एक मोर लाइक अ जोग्राफिकल रीजन था, द्रविड़ साउथ ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। बट इसको रेशियल थियरी में कन्वर्ट किया गया था एंड ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले थे रॉबर्ट काल्वेल, जो बहुत ही ही हैज़ हैड अ ट्रेमेंडस नेगेटिव इम्पैक्ट। आज भी उनका इम्पैक्ट लोगों के लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है, दैट उनका जो रेस थियरी है, द्रविडियन थियरी, कि हम द्रविड़ हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड वी आर अलग हैं। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्की है भारत के इंटेग्रिटी के लिए। तो आप उस पर बता रहे थे कि अंग्रेजों का ज़्यादा कॉलोनाइजेशन बहुत, वो तिरुनेलवेली में एक फादर थे जिनका नाम था रॉबर्ट काल्वे, तो उन्होंने बहुत ही ट्राई किया कि भारत का विभाजन हो जाए, पर उन्होंने ऐसे तोड़फोड़ नहीं करी, मंदिर नहीं तोड़े, क्योंकि कुछ एक्सटेंट में किया है ब्रिटिश कॉलोनियंस, दे हैव डन टू सम एक्सटेंट, बट नॉट लाइक द मुगल्स एंड द प्रीवियस इन्वेडर्स। अच्छा, इनका बहुत ज़्यादा था। तो उसमें कुछ ज्योग्राफिकली एडवांटेज है साउथ के पास कि क्योंकि वो इतना ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी था, और किंगडम्स जो वहाँ पे थे दे वर स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली दे वर मच बेटर हैंडलिंग दिस इन्वेजन्स। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे
उड़ीसा इज़ ऑल्सो टिपिकली आप साउथ ही बोल सकते हैं उड़ीसा को, बिकॉज विंध्या के नीचे पड़ता है. समटाइम्स उड़ीसा इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ गौड़ा, समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द्रविड़ा. एनी केस, सो उड़ीसा जो है इट इज़ द लीस्ट कॉलोनाइज्ड स्टेट. ओके. यू नो आई थिंक 100 to 150 ईयर्स ही वो मुगल्स के कंट्रोल में था या इस्लामिक कंट्रोल में था. ज़्यादातर वो एक अपने ही स्वदेशी मतलब जो लोकल राजा थे उन्हीं के. हाँ. So most of the time it was under the control of the local kings. ओके. So Odisha जो है it is very strategically एक बहुत ही amazing उसका history है. And we have कोई इवेंट, कोई स्टोरी सुनी हो आपने जब उड़ीसा में बड़े हो रहे थे, या उड़ीसा में आपका कुछ है बिलोंगिंग कुछ? नो, मेरा उड़ीसा में पर ऐसी कोई स्टोरी जो आपने देखा हो जिससे पता चलता हो कि यार ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी जो इन्होंने फॉलो करी और इसकी वजह से इन्वेजन बचाया, या उड़ीसा में ऐसा है कि लोग या इवन फ्रॉम साउथ कोई से भी? या उड़ीसा, मैं स्पेसिफिकली चोलास के बारे में ज़्यादा स्टडी किया हूँ. हाँ, जैसे चोलास का हिस्ट्री फैसिनेटिंग है. चोलास जो है दे वर रूलिंग प्रीटी मच अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया and they were ruling all the ways up till parts of Southeast Asia like Malaysia and parts of Thailand, parts of Indonesia. मतलब उनको बहुत ही इम्पैक्टफुल और बड़ा किंगडम था इनका चोलास का. तो चोलास का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था दैट दे वर एबल टू वार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेशंस. नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग थे मुगल्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. In spite of that, they knew how to coexist without giving up. At the same time, आप recorded history में देख सकते हैं wars भी ज़्यादा नहीं हुआ है. That is a master strategy. उन्होंने बहुत ही अमेजिंगली इसको इम्प्लीमेंट करके अपना हिस्ट्री प्रोटेक्ट करके रखा था. पर कैसे रोकते थे इन्वेजन? कुछ एक सीक्रेट फंडा बताओ. इन्वेजन एक है कि वहाँ का जोग्राफिकल एडवांटेज भी बहुत अच्छा है. Okay. वहाँ पे जो जंगल्स एंड द हिल फॉर्मेशंस एंड तो इतना आसान नहीं है यहाँ साउथ में पेनिट्रेट करके फाइट करना. सो उनके पास एक नेचुरल एडवांटेज था, नेचर का एडवांटेज था. ओके. अब हम कृष्ण लीला पे बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही महाभारत से पहले जनरली हम जब टीवी वगैरह पे भी देखते हैं तो महाभारत से पहले कृष्ण और उनका जन्म दिखाया जाता है, बलराम, उन सब की कहानी बताई जाती है. तो क्या आप जब अपनी रिसर्च कर रहे थे या महाभारत के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको इसी ऑर्डर में मिल रहे थे प्रूफ्स कि कृष्णा, उनके भाई, उनके माता पिता, और फिर आपने जब पता लगाना शुरू किया तो क्या आपने अलग अलग डायनेस्टी के हिसाब से रिसर्च करी थी? तो सबसे पहले कृष्णा पे चलते हैं. उनके जन्म से लेकर उनके महाभारत में इन्वॉल्व होने तक क्या क्या आर्कियोलॉजिकल क्या क्या एविडेंस हम जुटा पाए हैं, पता लगा पाए हैं? तो कृष्णा का अगर आप देखेंगे, उनका जन्म हुआ है, अवतार हुआ है इन मथुरा, ठीक है. एंड देन वो शिफ्ट हो जाते हैं, व्रज में जाते हैं. ही इज़ लाइक ग्रोइंग अप इन द व्रज एरिया, वृंदावन वगैरह, तो वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं. और देन ही कम्स बैक अगेन टू मथुरा टू फाइट एंड विद कंसा. तो फिर से यादवास आर री एस्टैब्लिशिंग इन मथुरा अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा. फिर ये लोग शिफ्ट होके चले जाते हैं द्वारका. और उनकी कोई एज का रेफरेंस भी है इन बिटवीन? हाँ. जैसे कि श्री कृष्ण का ये हिस्ट्री है कि वो पैदा हो रहे हैं मथुरा में. तो फ्रॉम मथुरा ही इज़ गोइंग टू व्रज, वृंदावन इज़ पार्ट ऑफ व्रज. तो वहाँ से ही शिफ्टिंग टू बैक टू मथुरा. मथुरा में आके मथुरा में आके कंस से लड़ रहे हैं. कंस से लड़ाई करके देन ही इज़ विनिंग ओवर एंड यादवास अंडर हिज गाइडेंस फिर से री एस्टैब्लिश हो रहे हैं. एंड देन दे आर गोइंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम मथुरा दे आर गोइंग टू द्वारका. और द्वारका से क्या हो रहा है? द्वारका से अगर हम देखेंगे कि दुर्योधन एंड अर्जुन दोनों आ रहे हैं द्वारका. अब हम जियोलॉजिकली देखें और एज के एस्पेक्ट में देखें तो सबसे पहले वो यूपी में थे. सबसे पहले वो यूपी में थे, यस. और फिर उन्होंने गुजरात की तरफ जाके यस अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया. और किस एज ग्रुप में चल रहे हैं वो? पहले तो वो जब उनको मथुरा से जेल से वो निकल के बाहर गए, व्रज गए, तो क्या वो तो बचपन ही 12-13 साल के आसपास वो वापस आते हैं मथुरा. वापस आए जब पैदा हो रहे हैं उसी टाइम पे चले जाते हैं व्रज, मथुरा छोड़ के. हाँ. तो देन तो 12 साल की उम्र में ऐसा कहीं हमारे पास प्रूफ्स हैं कि उन्होंने कंस का वध किया हो या उसी एज के अराउंड उन्होंने? लिटरेचर ही है, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट देखना है तो हम मिल सकता है. चले इनके नाम से सिक्के मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड सो ऑन. बट एग्जैक्ट एक होम रिलीजन या होम, जैसे फॉर एग्जांपल
कृष्ण का स्टोरी है या महाभारत का स्टोरी है, उसका होम रिलीजन है सनातन धर्म, तो इसमें ही उसका एग्जैक्ट डिटेलिंग दिया जाएगा. ओके. सो इफ़ यू वांट टू से कि कैन यू प्रूव मी कि 12 साल के एज में वो गए थे, उसको पूरा तो तुम्हें आप कैसे जाके ढूंढेंगे कि इस साल में वो उनका रथ गया इस तरह से. तो वो पॉसिबल नहीं है, लिटरेचर ही है हमारे पास. किंगशिप चेंज होना कर सकते हैं पता कि इस टाइम पर ये राजा था और इस थोड़े टाइम के बाद. हाँ वो तो है, वो है एविडेंस. वो है. जैसे फॉर एग्जांपल शूरसेन वंश के लोग बहुत ही प्रोमिनेंट थे. हाँ राइट. दे वर द शूरसेन. कृष्ण भी उसी वंश से है ना, शूरसेन. असुर. हाँ असुर वंश. नहीं शूरसेन. ओके. सूरसेन कौन है ये? शूरसेन इज द ग्रैंडफादर. अच्छा. वसुदेव के पिता. अच्छा वसुदेव के पिता. ठीक है. तो शूरसेन वंश के जो यादव थे दे वर प्रोमिनेंट, और इसका हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत सारा है. ठीक है. अगर आप चाहेंगे तो कुछ मैं बता रहा हूँ. हाँ प्लीज़. ठीक है. शूरसेन वंश जो है इट इज़ मेंशन इन द महाभारत. हाँ. वाई नॉट यादव? वाई शूरसेन? बिकॉज यादव के ब्रांचेस बहुत हैं, अंधक, वृष्णि एंड सो ऑन, बहुत सारे ब्रांच यादवाज हैं. पर शूरसेन वंश से वो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो कि हम कृष्ण के वंश से कनेक्टेड हैं. राइट. दैट इज द स्पेसिफिक रीजन वाई दे आर सेइंग कि हम शूरसेन वंश के यादव हैं. ओके. नॉट द अदर यादव. राइट. ये स्पेसिफिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि यादव है तो यादव बोलो सीधा. ये क्या शूरसेन करके अपना नाम क्यों बता रहे हैं? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू से कि हम शूरसेन मतलब कृष्ण के जो ग्रैंडफादर हैं उनके वंश से अपने हिस्ट्री कनेक्ट करें. इसके लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड महाभारत में है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है, अंगुत्तर निकाया नाम का किताब है. ठीक है. अंगुत्तर निकाया नाम का किताब है. ये जो किताब है करीब 2300 साल या उसके आसपास, बहुत ही पुराना किताब है. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 16 महाजनपद मतलब 16 ग्रेटर किंगडम से बड़े राज्य थे. इन 16 महाराज्यों में एक राज्य था जिसका नाम था शूरसेन. ओके. तो एक हिस्टोरिकल किंगडम है, ये कोई झूठा किंगडम नहीं है. जो वंश से कृष्ण बिलोंग करते हैं वो वंश, वो जो जनपद है, वो जो राज्य है, बुद्धिस्ट पीरियड में भी था. True. और उस जनपद, उस किंगडम के लिए, उस राज्य के लिए ग्रीक लिटरेचर्स में भी रेफरेंस है. ग्रीक लिटरेचर्स जो 2300 साल पुराने इंडिका नाम का किताब है, मैगस्टिनस ने लिखा था, उसमें भी लिखा है शूरसेन वंश के लोग थे मथुरा में. मेथोरा नाम के शहर में शूरसेन लोग हैं. ये रेफरेंस इनके लिटरेचर में भी पाया जाता है. Awesome. इसके लिए हमें ये भी पाया जाता है, यू नो, इंस्क्रिप्शंस एंड सो ऑन. अब वो मेंशन, ये अलग अलग ग्रंथों में वो मेंशन कैसे करते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं, मतलब कैसे बैकग्राउंड कैसे देना शुरू? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक लिटरेचर में अगर आप देखेंगे इट इज मेंशन्ड एज सौरसेनॉय. ओके. सौरसेनॉय इसलिए बोला जाता है कि संस्कृत में क्या हो जाता है, शाउर सेना. शाउर सेना मीन्स शूरसेन वंश के, ऑफ द शूरसेनास. ओके. राइट. सो ऐसे ही यहाँ पे ग्रीक लिटरेचर में शौरसेन शब्द जो है इट बिकम सौरसेन. अच्छा. और उसको थोड़ा और वो एक्सटेंड करके सौरसेनॉय कर देते हैं. ठीक है. वो ग्रीक लैंग्वेज में थोड़ा, जैसे बहुत सारे हैं, गंगा को गैंजीज कर देते हैं. हाँ ये तो देखा. इंद्रप्रस्थ जो है कितना सुंदर शब्द है, इसको ग्रीक लिटरेचर में बन जाता है इंदोपथ. ओके. इंदोपथ. राइट. तो ऐसे बहुत सारे. मथुरा नाम का जो शहर है ग्रीक लिटरेचर्स में वो बन जाता है मेथोरा. ओके. पर ये बोल क्यों रहे हैं, इनको मेंशन ही क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. अच्छा. ये इतना इंपॉर्टेंट था उनके पीरियड में. कर भी रहे हैं, और क्या बोल के कर रहे हैं? जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मथुरा नाम का शहर है, शूरसेन वंश के लोग यहाँ पे रह रहे हैं. अच्छा. वो शूरसेन वंश इज अ हिस्टोरिकल किंगडम, हिस्टोरिकल पीपल हु आर लिविंग एट 2400 इयर्स बैक. ऑसम. अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं जब वो द्वारका शिफ्ट कर गए. Yes. अब किस एज में उन्होंने राज्य संभाला? और उस एज के क्या, मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ एज इसलिए पूछ रहा हूँ और जियोलॉजिकल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे उनका प्रोग्रेशन हो रहा था, और धीरे फिर उसके बाद वो महाभारत में. देखिए, वंस ही इज अराउंड 12-13 ईयर्स वो मथुरा के अंदर आ रहे हैं, कुछ साल रह रहे हैं. राइट. एग्जैक्टली कितने साल मुझे याद नहीं, बट इट्स नॉट लॉन्ग. बहुत ही शॉर्ट पीरियड, फ्यू ईयर्स उनका रहना होता है मथुरा में. देन बिकॉज ऑफ सो मेनी अटैक्स ऑफ जरासंध क्यों अटैक कर रहा है बार बार? बिकॉज जरासंध का जो सन इन लॉ है, दामाद, वो है कंस. तो मेरे दामाद को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. ओके. तो इसलिए जरासंध बार बार अटैक कर रहा है. ये ग्वाला कृष्ण, इसने मेरे सन इन लॉ को मार दिया, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. तो बार बार अटैक कर रहा है. और जरासंध इतना पावरफुल वॉरियर था कि रास्ते में जो भी आया सबको धुलाई करता था. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मथुरा अटैक कर रहा है. जब वो आ रहा है बिहार से, आज के बिहार से जब वो आ रहा है, कमिंग ऑल द वे अप टिल मथुरा, यूपी, मथुरा, रास्ते में जो भी है सबको अटैक कर रहा था.
इसलिए एक आप देखेंगे कि बहुत सारा किंगडम्स का हिस्ट्री वहाँ पे हिल जाता है। वो लोग वहाँ रास्ते से भागते हैं कि अरे यार इतना पावरफुल राजा बार बार हमें अटैक कर रहे हैं, तो हम रास्ते से हट जाते हैं। बिल्कुल। तो एनीवे तो ही कम्स एंड अटैक्स एंड आई थिंक 16 बार अटैक हुआ था। देन दे डिसाइड कि हाँ चलो अभी बहुत ही तंग कर रहा है, लेट्स मूव टू डिफरेंट लोकेशन। और ऐसा लोकेशन कि जो हम यूज़ करें और जब हमारा डिपार्चर हो वो लोकेशन इनएक्टिव हो जाए एंड इट विल नॉट बी मच ऑफ यूज़। ओके। बट हमारे फिजिकल प्रेजेंस में इसका अच्छा यूज़ हो और हमें डिफेंस भी मिले, इसलिए उन्होंने द्वारका एरिया सेलेक्ट किया बिकॉज इट इज़ अ नेचुरली प्रोटेक्टेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा। इसलिए उसका नाम है वारी दुर्गा, मतलब इट इज़ अ फोर्ट विद इन द सी, मतलब पानी से सराउंडेड है। क्योंकि आप सोच के देखिए अंकोर वाट भी देखिए ना, अंकोर वाट कैसा है, मंदिर के सराउंडिंग में पूरा पानी है। हाँ। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि वहाँ पे दे यूज्ड टू कीप मगरमच्छ ताकि कोई इन्वेडर आसानी से अटैक नहीं कर पाए। ओके। तो द्वारका का लोकेशन भी बहुत ही स्ट्रैटेजिक था। एक तो वो बहुत दूर है पूरे वेस्टर्न डायरेक्शन में, बिल्कुल। और आपको इतना दूर आके अटैक करना है और पानी को क्रॉस करके हाँ, बहुत तो ही मुश्किल। उस समय जैसे हमने अब बिहार कवर कर लिया, यूपी कवर कर लिया और फिर हम गुजरात की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा और डायनेस्टी भी रूल कर रही होंगी, अपना फल फूल रही होंगी, तो उनकी मदद नहीं ली या फिर उनका इंटरवेंशन नहीं हुआ कुछ किस एस्पेक्ट में? इस पूरी लड़ाई में जरासंध वर्सेस कृष्णा। जरासंध वर्सेस कृष्णा में इट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल एनिमिटी। अच्छा। क्योंकि इसने मेरे दामाद को मारा है। हाँ। राइट, सो आई विल हैव टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। तो ये ज़्यादातर पर्सनल एनिमिटी ही था कृष्णा के बीच में, और इवन यादवज एंड जरासंध का भी ज़्यादा ऐसे दुश्मनी नहीं था। हाँ। बिकॉज कम्स भी यादव। तो मेरा एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, और मेरे जितने भी मतलब ग्रंथ पढ़े, स्क्रिप्चर्स पढ़े और इस्कॉन में भी जाता हूँ, तो मेरे को ये रहता है कि क्या हमारे पास कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड एविडेंस है, उनकी स्किल सेट से रिलेटेड एविडेंस है, क्या वेपन्स यूज़ करते थे वो उससे रिलेटेड, तो कैसे दिखते थे वो, क्या एक हमारे जैसे नॉर्मल इंसान की तरह दिखते थे, क्या जैसे उनके बारे में बताया गया है, क्या ये सच है? इससे कोई एविडेंस है जो हमें पता लगा है, और क्या बता सकते हो आप उस एविडेंस को? तो जनरली आप देखेंगे कृष्णा का जो डिस्क्रिप्शंस है, उनका अपीयरेंस जनरली लोग जानते हैं कि हाउ ही लुक्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी लोग वृंदावन गए होंगे, कृष्ण का जो कलर है, तो हाँ चलो कृष्णा ऐसे ही थे, कृष्ण डार्क कलर के थे, राइट। श्याम मीन्स डार्क। तो पक्ष भी जो होता है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल मीन्स फेयर, लाइट, एंड कृष्ण जो है डार्क। कृष्णा वाज उनका जो कलर है डेफिनेटली डार्क कलर था, बट एग्जैक्ट कलर क्या है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस हम देख सकते हैं इन द तमिल संगम लिटरेचर्स, जो करीब 2300-2400 साल पुराने हैं। तो उसमें बताया जाता है कि कृष्ण का जो कलर है, इट इज़ इन द कलर ऑफ अ रेन क्लाउड्स। जो बारिश आने वाला है उसके पहले जो डार्क क्लाउड्स आते हैं, स्काई में खड़े हो जाते हैं ऐसे, तो वो क्लाउड्स का जो कलर है वही कृष्ण का कलर है। ओके। ही वॉज पोजेसिंग दैट कलर, दैट्स वन एस्पेक्ट। और दूसरा चीज़ है कि उनका जो वेपन्स था उसमें मेन था सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र के जो सिक्के हैं, जैसे इट इज़ फेमसली फाउंड इन द कॉइन्स ऑफ एगाथोक्लस। एगाथोक्लस जो राजा था, ही क्लियरली डिपिक्ट्स कृष्णा विद द कॉइन्स, सुदर्शन चक्र। सो चक्र इज़ डेफिनेटली हिज वेपन्स। एंड कृष्णा का जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा है वो हज़ारों साल से हम देख सकते हैं। लाइक वी फाइंड दैट ही इज़ बीइंग मेंशन्ड इन सेवरल लिटरेचर्स, राइट। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो भाषा ड्रामेटिक आर्टिस्ट हो, या पाणिनि इज़ रेफरिंग टू कृष्णा एंड सो ऑन। तो लिटरेचर वाइज उनका बहुत ही लॉन्ग रिकॉर्ड। हाँ, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी रेफरेंस है, कृष्णा एज द सन ऑफ देवकी, राइट। सो ऐसे देवकी पुत्र कृष्ण जो है, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, एंड उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इट गोज़ बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। एंड वो जो वंश से बिलोंग करते थे, यादव वंश या शूरसेन वंश, वो भी एक हिस्टोरिकल वंश है। जैसे शूरसेन का हमने बात किया है इस पॉडकास्ट में, कि शूरसेन इज़ ऑल्सो अ हिस्टोरिकल किंगडम रेफर्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर एंड सो ऑन ऑल्सो। तो ये भी हिस्टोरिकल है। यादव जो है वो भी हिस्टोरिकल है। यदु वंश जो है, यदु पीपल आर मेंशन इन द वेद। हाँ, और तो ये भी हिस्टोरिकल है। पहले के टाइम पर ऐसा बोलते थे कि क्षत्रिय, ऐसा कोई डिफाइन था कि ये पर्टिकुलर कास्ट क्षत्रिय रह सकती है, या फिर कोई भी क्षत्रिय रह सकता है, कर्म के हिसाब से ही हम उनको क्षत्रिय बोल रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत सारा
कल्चरल शिफ्ट हो गया है, कल्चरल बाइस्ड है, तो क्या पहले के हिसाब से क्षत्रिय ब्राह्मण वो वर्ग कैसे डिफाइन? इन जनरली लोगों को ये फ्रीडम था कि फॉर एग्जांपल इफ़ दे वर बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर वर्ण, सो अगर उनके पास गुण कर्म विभाग, कृष्ण बोलते हैं गीता में कि गुण और कर्म के हिसाब से वर्णाश्रम बन रहा है, राइट, वर्ण और आश्रम का जो सिस्टम है, तो उसमें गुण और कर्म के हिसाब से अगर एक व्यक्ति के पास वो गुण और कर्म मतलब उसके एक्शंस और उसके जो क्वालिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर वर्ण से मैच होता है तो वर्ण वो ले सकता है, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। लाइक फॉर एग्जांपल कृष्ण जो है बाय बर्थ ही इज बिलोंगिंग टू क्षत्रिय फैमिली, बट ही वाज लिविंग द लाइफ ऑफ ग्वाला, राइट। तो ग्वाले जो होते हैं जो गायों को देखते हैं सो ऑन, टिपिकली टेक्निकली कम्स अंडर द वैश्य कैटेगरी। तो कृष्ण वो लाइफ भी जिए, ऑफ कोर्स कृष्ण को तो हम किसी भी वर्णाश्रम के अंदर नहीं ला सकते, बट वो एक एग्जांपल भी हम उस तौर से ले सकते हैं कि वर्ण और आश्रम, वर्ण एंड आश्रम बोथ आर पॉसिबल टू चेंज इफ दैट पर्सन हैज़ दैट गुण एंड कर्मा।